हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। विक्ट्री मेंटरशिप चैनल पे आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग पहले जानते हैं, ये सीरीज हम लोग चालू कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी की, जिसमें हमने आप लोग के लिए टॉपिक वाइज टॉपिक हर चीज़ों को कराया है। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले मैंने इंडिया का लोकेशन, फिर इंडिया के माउंटेन सिस्टम, फिर प्लेट्यू, फिर आइलैंड, ये सभी हमने टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं। आज का टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक बच्चों का बहुत ज़्यादा डिमांड होता है कि एस्पिरेंट कहते हैं सर ये टॉपिक समझ नहीं आता, सर इस पे क्वेश्चन नहीं पिक होते। तो इस टॉपिक का नाम बताता हूँ, सस्पेंस हटाता हूँ। इस टॉपिक का नाम है सॉइल्स। ठीक है, हम इसमें मिट्टियों के बारे में, सॉइल के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ इंडिया में कौन कौन सी मिट्टियां होती हैं, सॉइल एरोजन क्या होता है, उसका कंजर्वेशन कैसे होता है, इन सभी बातों को डिटेल से डील करेंगे। ठीक है, चलिए। पहले पॉइंट हम देखते हैं, सॉइल या मृदा क्या होती है। ठीक है, सॉइल या मृदा क्या होती है ये हमें बताना चाहिए। हमारी जो अर्थ सरफेस है, हमारे अर्थ सरफेस का जो अपर लेयर है, दैट मीन्स क्रस्ट, उस क्रस्ट के अंदर, ठीक है, जो हमारे अर्थ क्रस्ट की जो थीन लेयर होती है, जिसमें पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, दानेदार परत, ठीक है, जो पृथ्वी की सतह को चारों ओर से घेरे हुए है, या पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो थीन लेयर पाई जाती है, जिसमें न्यूट्रिशियस सब्सटेंस पाए जाते हैं, और इस न्यूट्रियस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, मिट्टी बहुत जरूरी है किसके लिए, हमारे प्लांट के ग्रोथ के लिए। और ध्यान रखिए, सॉइल क्या होता है, सॉइल हमेशा अजैविक घटक होता है, यानी अबायोटिक कंपोनेंट होता है। ये जब हम लोग इन्वायरमेंट का टॉपिक करेंगे तब उसमें देखेंगे हम लोग बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो प्लांट ग्रोथ करता है, ये कितने पीएच वैल्यू पे करता है, ये आपको बहुत रेयर जगह मिलेगा जानने के लिए। तो ध्यान रखिए, किसी भी प्लांट को ग्रोथ करने के लिए जो पीएच वैल्यू होती है 6 से लेकर 7.5 होती है। ठीक है, 6 से लेकर 7.5 पीएच, ये याद रखिए। कई सारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे वो यूपीएससी जैसे एग्जाम हो, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है। हमें बस ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए, अपना कर्मा करना चाहिए, जैसा गीता में लिखा भी है, फल बिल्कुल मिलेगा, ये श्योर है। मिट्टी के अंदर कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इसको बनाने या फॉर्म्ड करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ये क्या है, ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, जो मिट्टियों को फर्टाइल बनाता है, चाहे वो मिनरल हो, चाहे वो माइक्रोबिक हो, यानी छोटे बैक्टीरिया हो, जीव जंतु हो, ये सभी मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं। वेदर्ड रॉक, जो मिट्टियां होती हैं वो किसी भी चट्टान के टूटने से बनती है। आज हमारे सामने जो भी सॉइल दिखाई पड़ रही है वो किसी ना किसी रॉक से ही टूटकर बनी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे काली मिट्टी कैसे बनी है, वॉल्केनिक एरप्शन से, उसकी बात हम अलग से करेंगे। रेड सॉइल किससे बनी है, इग्नियस और मेटामॉर्फिक, यानी आग्नेय और अवसादी चट्टानों के टूटने से बनी है। ऐसे ही पीली मिट्टी कैसे, डेजर्ट से बनी है। तो हर मिट्टी का अपना एक फैक्टर है। ठीक है, और हर मिट्टी में मिनरल होते हैं, ये न्यूट्रिशियस पार्ट होते हैं। जिस मिट्टी में जितने अच्छे मिनरल होंगे वो मिट्टी उतनी ही ज्यादा फर्टाइल होगी। ठीक है, ये आपको चलते हैं आगे, ये दिखा है कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं हिंदी में इसको। देखिए, मेरे कंटेंट आपको दोनों लैंग्वेज मिलेंगे। ठीक है, इसलिए आप किसी भी लैंग्वेज से जुड़े हुए हैं, आपको दोनों को फायदा करेगा। ठीक है, आगे चलते हम लोग। अब देखिए, ये यहां से पॉइंट बहुत ज्यादा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ये मिट्टी जो होती है
इनके अंदर क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं, ठीक है, खनिज पदार्थ होते हैं, इनकी सबकी उचित मात्रा होनी चाहिए। आप देखते हो सॉइल एरोजन में, सॉइल डिग्रेडेशन में आप क्या देखते हो, किसी मिट्टी में सॉल्टनेस बढ़ जाती है, कोई मिट्टी अल्कलाइन हो जाती है, ठीक है। ये सब फैक्टर क्या होते हैं, मिट्टी को डिग्रेड करने में और बैरन लैंड यानी बंजर भूमि बनाने में योगदान करते हैं। इसलिए मिट्टियों के अंदर, सॉइल के अंदर हर सभी एडिक्वेट क्वांटिटी में होनी चाहिए, यानी ये निश्चित मात्रा में होनी चाहिए, जिससे हमारी मिट्टी काफी उपजाऊ रहती है। मिट्टी, आप इस लाइन से, ये मैंने लाइन एनसीईआरटी से ली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है बहुत से बच्चों को ये पता ही ना हो कि मिट्टी की जो 1 सेंटीमीटर लेयर है, ध्यान दिए, मिट्टी की जो 1 सेंटीमीटर लेयर है उसको बनने में लगभग हंड्रेड्स ऑफ ईयर लगते हैं। सोचिए, जिस मिट्टी को हम एक पानी के झटके में बहा देते हैं, पेड़ों को काट देते हैं, उस लेयर को बनने में 100 साल का कम से कम समय लगता है। अब देखते हैं मिट्टी का ये वर्टिकल सेक्शन है जो आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये देखो, मिट्टी का जो सबसे अपर टॉप मोस्ट लेयर होती है, इसे बोलते हैं ह्यूमस लेयर। ये मिट्टी के लिए पोषक तत्व देता है, न्यूट्रिएंट पार्ट देता है, और जिस मिट्टी में जितना ज्यादा ह्यूमस होगा वो मिट्टी उतनी ही ज्यादा फर्टाइल मानी जाएगी, ठीक है। इसके नीचे टॉप लेयर होती है, ये टॉप लेयर का ही पार्ट होता है, ध्यान रखिएगा, जो ह्यूमस होता है वो टॉप लेयर का पार्ट होता है। इसे कई बार ओ लेयर भी हम बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। सबसे ऊपर लेयर होती है ओ, उसके बाद होती है ए। कई बार एग्जाम में आप ये मिस्टेक मत कर देना कि ए तो सबसे ऊपर होगी तो ए ही होगी, नहीं, सबसे ऊपर ओ लेयर होती है, इसको ऑर्गेनिक लेयर या ह्यूमस लेयर भी कहते हैं। मिट्टी, जैसे अगर आपको याद हो बचपन के दिनों में, अब तो खैर ऐसा नहीं होता है, जब हम आम वगैरह खाया करते थे और आम को फेंक दिया करते थे गुठली को चूस कर, आप क्या देखते थे, 10-15 दिन बाद जहां पर गुठलियां फेंकी हैं वहां पे एक छोटा सा पेड़ उगता था। क्यों उगता था, क्योंकि वो मिट्टी इतनी फर्टाइल थी। ऐसा कितने बच्चों ने किया अपने बचपन दिनों में, बताइएगा जरूर। ये काफी फनी हमारे पास मोमेंट होते हैं लाइफ के जो हमें याद रहते हैं। अब देखिए, मिट्टी को बनाने में कई सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, हम एक एक करके समझेंगे बहुत ध्यान से। पहला होता है पेरेंट रॉक। अब पेरेंट रॉक क्या होती है, जैसे ये देखिए, अगर ये कोई चट्टान है, अगर ये टूट कर गिरेगी, अगर ये टूट कर गिरेगी तो भाई मिट्टी इसी से बनेगी ना। इसकी वजह क्या होगी, अगर कोई यहाँ पे प्लांट है, ये प्लांट ग्रोथ कर गया, पेड़ की जड़ें अंदर चली गई, तो ये जो पेरेंट रॉक होता है ना, यही पेरेंट रॉक, इसको जनक चट्टान भी कहते हैं हिंदी में, जो मिट्टी का कलर, टेक्सचर, डिजाइन, वो कहीं ना कहीं पेरेंट रॉक पे डिपेंड करता है। जैसे आपको कोई बोलता है, अरे आपकी शक्ल तो उनसे मिलती है, आपकी हाइट तो मम्मी से मिलती है, आपका जो माथा है वो तो दादी से मिलता है, ये क्या है, ये आपके पेरेंट के जो गुण हैं, जो क्वालिटी है, वो आप में हेरिडेटरी रूप से आई है। ऐसे ही जो मिट्टी जिस चट्टान से बनी होगी वो उसकी पेरेंट तो होगी ना। क्लाइमेट फैक्टर क्या होता है, डेफिनेटली इसमें टेम्परेचर हो जाएगा, मॉइस्चर हो जाएगा, ठीक है, वाटर हो जाएगा, रेनफॉल हो जाएगा, ये सभी जहां पर ये फैक्टर आपको सुटेबल मिलेंगे वहां पर सॉइल काफी अच्छी होगी। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हमारे पास है गंगेटिक प्लेन, यानी गंगा का मैदान। वहां देखेंगे वहां की मिट्टियां काफी फर्टाइल है, वहां पे फेवरेबल कंडीशन है। लेकिन लद्दाख और राजस्थान में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पे दिन में टेम्परेचर मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, वहीं रात में बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। इस वेरिएशन के वजह से वहां पे मिट्टी या ह्यूमस फॉर्म्ड नहीं हो पाता है। इसीलिए लद्दाख और
थार डेजर्ट को हम लोग बैरन लैंड बोलते हैं या डेजर्ट बोलते हैं। डेजर्ट का मतलब ही होता है डेड लैंड, यानी नो वेजिटेशन और लो वेजिटेशन। इसकी वजह क्या होगी? फेवरेबल कंडीशन नहीं है, ठीक है। और किसी भी प्लांट को ग्रोथ करने के लिए फेवरेबल कंडीशन होना बहुत जरूरी है या मस्ट है, ठीक है। टोपोग्राफी क्या होती है? जैसे ये है आपका रॉक, यहां पर सन की लाइट सामने मिल रही है, तो सामने तो आपको प्लांट ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी प्लांट के ग्रोथ करने के लिए सन की लाइट मस्ट है, क्योंकि आफ्टर फोटोसिंथेसिस ही प्लांट ग्रोथ करते हैं और उसके लिए सन की लाइट जरूरी है। वहीं जो इसका पीछे वाला पार्ट है वहां पे सन की लाइट नहीं है, इसलिए वहां पर प्लांट ग्रोथ बहुत अच्छे से नहीं करेंगे। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है लद्दाख। लद्दाख देखो क्या है, वो बैक साइड पड़ता है, इसीलिए इसको आप कश्मीर मानिए। कश्मीर के साइड वेजिटेशन खूब है जम्मू में, लेकिन लद्दाख साइड नहीं है क्योंकि वो बैक साइड पड़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑर्गेनिज्म, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है अर्थवर्म, ठीक है, बैक्टीरिया। ये सभी क्या करते हैं? हमारी मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं। जैसे किसी प्लांट से क्या गिर गया? पत्तियां गिर गई, पत्तियों को डिग्रेड करके जो डीकंपोजर होते हैं वो मिट्टी मिला देंगे और दोबारा वो मिट्टी को चला जाएगा। इसको बोलेंगे न्यूट्रिएंट साइकिल। जब हम इकोलॉजी एनवायरनमेंट पढ़ेंगे तब उसमें चैप्टर पढ़ते हम लोग न्यूट्रिएंट साइकिल। इसमें फास्फोरस साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल हम पढ़ते हैं, उसमें हम डिटेल से इसको समझेंगे, ठीक है। टाइम क्या होता है? टाइम मैंने बता ही दिया। किसी भी मिट्टी को बनने के लिए टाइम सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर लेयर बनने की मिट्टी के लिए 100 ऑफ ईयर लग जाते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखिए, जो चीज मैंने आपको फिगर में समझाया था वही चीज यहां पर आपको लिखी हुई मिल रही है। देखिए, सबसे पहले क्या है? पेरेंट रॉक, ठीक है, मूल द्रव यानी जिससे, ठीक है, जो मृदा होती है, जो मिट्टी होती है, वो उसी चट्टान से टूट कर बनती है और इसीलिए उसका रंग, बनावट, ठीक है, सामग्री, रासायनिक गुण, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी पेरेंट रॉक से ही डिसाइड होते हैं। समझ गए? जैसे मैंने कहा था आप लोग की शक्ल वगैरह पेरेंट से मिलती है। क्लाइमेट बता दिया मैंने आप लोग को, टेम्परेचर, ह्यूमस फॉर्मेशन, रेनफॉल, ये सभी फैक्टर होते हैं जो किसी मिट्टी को बनने के लिए इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। आप देखेंगे इस फिगर को, आप देख लीजिए, जो मैंने आपको सनलाइट वाला समझाया था, जहां पे सनलाइट होगी वहां पे प्लांट वगैरह ग्रो करेंगे अच्छे से, और जहां पे नहीं होगा वहां पे कम ग्रोथ करेंगे, ठीक है। अब देखो वो सारा ये फिगर देखो, फ्लोरा एंड फोना में बैक्टीरिया हो जाएंगे, इसमें टाइम होगा उसके थिकनेस के लिए, मोटाई के लिए, क्लाइमेट में टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सभी वेदर एक्टिविटी हो जाएगी। पेरेंट रॉक में उसका टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल, ये सभी डिसाइड करेंगे कि किस चट्टान से टूटकर मिट्टी बन रही है। रिलीफ मतलब टोपोग्राफी कैसी होगी उसकी, स्लोप किधर होगा, सन के फेस के तरफ होगा तो सॉइल बनेगी, प्लांट ग्रोथ करेंगे, और सन के बैक साइड होगा तो वहां पर प्लांट ग्रोथ नहीं करेंगे, सॉइल की फॉर्मेशन बहुत लो होगी या लेस होगी, ठीक है। ये चीज देखेंगे ध्यान से। ये सारे स्टेटमेंट यूपीएससी के एग्जाम में कई बार पूछे हैं, ठीक है, और स्टेट पीसीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आज भी सीधे सीधे इन्हीं लैंग्वेज से पूछे जा रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है एनसीईआरटी किसी भी सक्सेस की होती है एग्जामिनेशन में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए आ गया ना, ये देखो ये प्रोफाइल, ध्यान दीजिए, पहली कौन सी लेयर है? ओ, इसे ऑर्गेनिक लेयर बोलते हैं, ठीक है। इसी यही जो होती है मिट्टी को क्या देती है? ह्यूमस देती है, ठीक है। उसके बाद होती है ए लेयर, ठीक है। उसके बाद भी ऊपर की, अगर आपको ये 2-3 लेयर भी याद रही
तो बिलीव कीजिए आपके क्वेश्चन कभी एग्जाम में गलत नहीं होंगे। ये सारी वही बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। मिट्टी कैसे बनती है, ये सभी ऑर्गेनिक, क्ले और रॉक पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिसमें क्या होता है, प्लांट ग्रोथ होते हैं, जो हमें क्या देते हैं, फूड सिक्योरिटी देते हैं। अब प्लांट क्यों इंपॉर्टेंट है ये शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लांट एनिमल के बिना केवल हमारा इकोसिस्टम सरवाइव नहीं करता, हम भी सरवाइव नहीं करते, कहते हैं ना, ठीक है। विदाउट एनिमल एंड प्लांट ह्यूमन बीइंग कांट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है, बिकॉज बोथ ऑफ आर इंपॉर्टेंट एंड द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है। ये दोनों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ये आप जानते हैं, ये मैंने अभी आपको बता ही दिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए हमारे इंडिया में सॉइल का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, ये हमने किस बेसिस पे किया है, तो ये हमने किया है यूएस डिपार्टमेंट के आधार पे किया है। उसने कैसे किया है, मिट्टी कितनी पुरानी है, उसकी रचना कभी, कलर कैसी है, ढलान कैसी है, यानी ये सभी फैक्टर इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए आप लोग को टेक्सचर हो जाएगा, कलर हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, मॉइस्चर हो जाएगा, ये सभी फैक्टर सॉइल को क्लासिफाइड करने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये देखिए लिखा है यूनाइटेड, ये पॉइंट बहुत अच्छा है, हो सकता है कई बच्चों को पता ही ना हो ये, तो ये आप जान लीजिए इंडिया में भी जो सॉइल का डिवीजन हुआ है वो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के बेस पर किया गया है। इंडिया में किसने किया है, ICAR। अब इसका फुल फॉर्म भी बहुत से बच्चे पता नहीं था, ठीक है, बताइए, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, ये कहां पे है, यहीं दिल्ली में पूसा रोड पे पड़ता है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। और यहां पर मिट्टियों को, सॉइल को अलग अलग डिवीजन से डिवाइड किया गया है। ये आप फिगर देख लीजिए, आज आपको मिट्टियों के बारे में मैं एग्रीकल्चर से को रिलेट करके पढ़ाऊंगा, इसमें बताऊंगा, ठीक है, कौन कौन सी फसलें होती हैं, क्योंकि मिट्टियों को अब सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। अब वो क्या करेगा, वो क्रॉप से रिलेट करके क्वेश्चन पुटअप करेगा एग्जाम में, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पहला क्या हो जाएगा, एलुवियल सॉइल, जिसे हम बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। सेकंड होती है ब्लैक सॉइल, जिसे बोलते हैं काली मिट्टी। अब देखो ये जो गैंगेटिक प्लेन का एरिया है ना पूरा, ये पूरा होता है जलोढ़ मिट्टी का एरिया, ठीक है, ये वाला, ये जो एरिया है ना ये आपका है ब्लैक सॉइल का एरिया, ये हो गया एलुवियल का हो गया, ये ब्लैक सॉइल का एरिया हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका रेड सॉइल का एरिया, ठीक है। ये तीन मिट्टियां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, देखिए ये है एलुवियल है, ये ब्लैक है, ये रेड है, और ये थोड़ी सी यहां पे दिखाई पड़ रही होगी लेटराइट सॉइल, ये दिखाई पड़ रहा है, ये लेटराइट सॉइल। इन चार मिट्टियों को पढ़ लीजिए। अभी तक का जो एग्जाम का पैटर्न रहा है, कभी एक्सेप्शनल रूप से कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया हो अपवाद स्वरूप, ठीक है, बात अलग है, लेकिन आज भी 99% क्वेश्चन इन्हीं चार मिट्टियों से आते हैं। बाकी मैं सारी पढ़ाऊंगा, इससे बेफिक्र रहिए। अब देखिए एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे मिट्टियों को। ये देखिए सारी मिट्टी दो हो गई, यहाँ पे रेड हो गई, एरिड हो गई, लेटराइट होगी, पिटी होगी, सेलाइन होगी, फॉरेस्ट, सबको हम पढ़ेंगे एक एक करके। ये भी पूछ सकता है कितने यूएस डिपार्टमेंट के आधार पे ICAR ने मिट्टियों को कितने प्रकार में डिवाइड किया है, तो आपको याद होना चाहिए 7 टाइप पे। अब देखो पहली मिट्टी कौन सी है हमारी, एलुवियल सॉइल, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। ये इंडिया के सबसे ज्यादा एरिया में पाई जाती है, ठीक है, मोर देन 40% एरिया कवर करती है। गैंगेटिक प्लेन में, यानी जो गंगा का मैदान है इसका बेस्ट एग्जांपल है, और रिवर वैली, जहां जहां भी रिवर वैली होगी
चाहे वो गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, उन रिवर वैलियों में भी ये मिट्टी पाई जाती है। एक चीज ध्यान रखिएगा बहुत ध्यान से, भारत की मिट्टियों में दो चीज, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये दोनों हमेशा नहीं पाए जाते या बहुत कम पाए जाते हैं। ये याद रखिएगा, ये सभी मिट्टियों में कॉमन मिलेगा, नाइट्रोजन और फास्फोरस इसमें कम मिलेंगे, पोटास इसमें हाई होता है। और ये जो मिट्टी होती है, ये मिट्टी फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए काफी अच्छी होती है। अब फूड ग्रेन में क्या आता है, खाद्यान्न फसलें लाइक व्हीट, राइस, मेज, ये सभी फसलें। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इस मिट्टी में जो फसलें होती हैं वो होती हैं व्हीट, राइस, मेज। अभी आपने सुना होगा MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, ये गवर्नमेंट अनाउंस करती है। अभी जो राबी क्रॉप है उसके लिए अनाउंस की गई है। कोई बता सकता है, जो बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितनी प्राइसों, कितनी क्रॉप के लिए MSP अनाउंस करती है। ठीक है, और एक चीज बताइए, शुगर कैन यानी गन्ने के लिए वो क्या अनाउंस करती है। तो ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 22 क्रॉप के लिए MSP और शुगर कैन के लिए FSP, फेयर एंड रिमेंडर प्राइस, ठीक है, FRP, ये होता है गन्ने के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, जिसके चेयरमैन कौन होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो कमेटी इस प्राइस को मोहर लगाती है, अप्रूव्ड करती है। लेकिन रिकमेंडेशन कौन करता है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस कमेटी करती है। ठीक है, आगे चलते हैं, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी यही पाई जाती है। और देखिए, ये मिट्टी कहां कहां पाई जाती है, स्टेट वाइज बात करेंगे, सॉरी, ये मिट्टी बताई थी मैंने, गंगेटिक प्लेन और रिवर वैली में पाई जाती है। कुछ बातें ध्यान रखें, खाद्यान्न फसलें यानी गेहूं, चावल, मक्का, अनाज, ये सब इसमें होते हैं, सबसे ज्यादा क्षेत्रों में पाई जाती है। पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है, लेकिन फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा कम पाई जाती है। ठीक है, ये काफी उपयोगी होती है, उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। अब आते हैं ब्लैक सॉइल। ठीक है, ब्लैक सॉइल किससे बनी है, ठीक है, जब क्रिटेशियस एरा में, जब यहां पर क्या हुआ था, वॉल्केनिक एरप्शन हुआ था, उससे जो लावा का फ्लो हुआ था, उस लावा के ठंडा होने से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है, इसे ब्लैक सॉइल बोलते हैं। ये डक्कन प्लेटू या महाराष्ट्रियन रीजन पाया जाता है। सबसे ज्यादा जो एरिया कवर करता है वो करता है महाराष्ट्र का, और सेकेंड नंबर पे है गुजरात। ठीक है, इस मिट्टी में जो कॉटन सॉइल होती है वो काफी अच्छी होती है, इसलिए ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल बोलते हैं, और इसे रेगुर भी बोलते हैं। रेगुर क्यों बोलते हैं वो देख लीजिए, ये मिट्टी जब ड्राई हो जाती है तो इसमें ऐसे क्रैक पैचेस पड़ जाते हैं, इसलिए इस मिट्टी को रेगुर भी कहते हैं। और गीली होने पे ये इतनी चिपचिपी हो जाती है, स्लेजी हो जाती है, कि जिससे आपका पैर बचपन में कीचड़ में फंस गया होगा और चप्पल निकल जाती है, वैसे ही पैर इसमें फंस जाते हैं। इस मिट्टी में कॉटन की खेती सबसे अच्छी होती है, और कॉटन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉटन को हम लोग बोलते हैं व्हाइट गोल्ड। क्या बोलते हैं, व्हाइट गोल्ड बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी मल्टीपल टाइम आपके एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, एरिया हो गया आपका, ठीक है, और ये कहां पाया जाता है, महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज्यादा एरिया में पाया जाता है, प्लेट्यू रीजन पाया जाता है। इस मिट्टी में, ठीक है, आयरन और चूना रिच होते हैं, ठीक है, और नाइट्रोजन, फास्फोरस की
कमी होती है, ये बता ही दिया मैंने आप लोग को। और इस मिट्टी में जो मेन क्रॉप होती है वो होती है आपकी कॉटन होती है, इसके अलावा ग्राउंड नट होता है जो कैश क्रॉप भी इसमें होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे इसमें, देखो आ गया लाइम, मैग्नीज, एल्युमिनियम, ये सभी अधिक है, लेकिन देखो फास्फोरस और नाइट्रोजन इनकी क्वांटिटी लो है। इसलिए मैंने एक ट्रिक बता दिया, आप लोग को याद होना चाहिए कि भारत में सभी मिट्टियों में नाइट्रोजन फास्फोरस की क्वांटिटी कम पाई जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये मिट्टी कैसी होती है? काले से लेकर स्लेटी रंग तक होती है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब देखेंगे रेड एंड येलो सॉइल, ये कहां होता है? ये वैसे एरिया में होता है जहां पे रेनफॉल हमें कम अमाउंट में मिलती है। अब ये एरिया कहां होगा और इंडिया में देखा जाए? अगर हम इंडिया के मैप को देखते हैं तो ये वाला जो रीजन है वेस्टर्न राजस्थान, साउदर्न पंजाब, साउदर्न हरियाणा, इन सभी एरिया में ये मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, पीली वाली। और वही रेड सॉइल कहां पाई जाएगी? डेक्कन प्लेटू के अलावा ये जो सेंट्रल इंडिया है और साउथ इंडिया है वहां पाई जाएगी। देखिए पीली मिट्टी इस तरफ पाई जाएगी, इसी के साथ मिक्स होती है आगे की ओर एरिड सॉइल, उसकी बात हम बाद में करेंगे। पीली मिट्टी पाई जाएगी राजस्थान वाले एरिया में और लाल मिट्टी पाई जाएगी मध्य भारत और दक्षिण भारत में, ठीक है। जनरली ये कहां? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट ऑफ गंगेटिक प्लेन, आगे जा रहा एरिया, ठीक है। जब यहां पे जिस मिट्टी में भाई बारिश कम होगी तो जाहिर सी बात है वहां पे किस प्रकार के फसलें होंगी, क्रॉप होंगी, तो जाहिर सी बात है वहां पे कौन सा होगा? कोर्स ग्रेन होगा, कोर्स ग्रेन होगा यानी मोटे अनाज। इसमें क्या होगा? मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सभी होगा, यानी इसमें क्या होगा? कोर्स ग्रेन यानी मोटे अनाज होते हैं, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला है? श्री अन्न बोला है, ठीक है। और 2023 को यूनाइटेड नेशन ने क्या डिक्लेयर किया है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ये भी याद रखेंगे। 2023 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या बोला है? अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, बाजरा वर्ष के रूप में अनाउंस किया है, ठीक है। मिलेट कहेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि मिलेट में केवल बाजरा नहीं आता, इसमें 3 फसलें आती है, ज्वार, बाजरा, रागी, इसलिए इनको हम लोग बोलेंगे मिलेट। अब देखते हैं इस मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। अब देखो लेकिन कमी किस चीज की होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ह्यूमस। और जहां पे भाई ह्यूमस कम होगा डेफिनेटली वो मिट्टी कैसी होगी? लो फर्टिलिटी की होगी, यानी उसमें उत्पादकता बहुत कम पाई जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। क्या होता है? मोटे अनाज। ये कीवर्ड याद रखिएगा, ये कीवर्ड आप लोग को बहुत फायदा करेंगे। कोर्स ग्रेन, ठीक है। अब देखेंगे लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल वहां पे होती है जहां पर रेनफॉल एंड टेम्परेचर हाई होता है। अब ये हाई रेनफॉल कहां होता है? केरल के वेस्टर्न घाट, ठीक है, ये हो जाएगा वेस्टर्न घाट का एरिया, और इधर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट का एरिया, यहां पे हो जाएगा अंडमान निकोबार। ये सभी जो पैचेस एरिया मैंने किए हैं यहां पे हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड टेम्परेचर होता है, ठीक है। इस वजह से जो लेटराइट मिट्टी यहां पे होती है। लेकिन लेटराइट मिट्टी बनती कैसे है ये पता होना चाहिए। ये होती है एक लीचिंग प्रोसेस। क्या होती है? लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग प्रोसेस में होता क्या है? इसको हिंदी में बोलते हैं अपक्षलन। अपक्षलन, इसमें क्या होता है? मिट्टी की
टॉप लेयर एरोड हो जाती है और नीचे की मिनरल वाली लेयर सरफेस पे आ जाती है। ये मिट्टी उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा उपाय किया जाए, इसमें कुछ मिनरल डाले जाएं, तो ये मिट्टी काफी अच्छी होती है। किसके लिए? कैश क्रॉप के लिए। आपके दिमाग में बार बार जा रहा होगा, सर बार बार बोल रहे हैं कैश क्रॉप और क्रॉप, इसमें फर्क क्या होता है? देखो, कैश क्रॉप वो होती हैं जिनको हम बाजार में बेचने के पर्पज से तैयार करते हैं। आप कहोगे सर कौन सी फसल ऐसी नहीं होती जिसको हम बेचते नहीं, किसको डाइनिंग में सजाते हैं? बिल्कुल सही। ध्यान रखिए, कुछ फसलों को हम काटने के बाद स्टोर कर सकते हैं, लाइक वीट हो गया, राइस हो गया। लेकिन जैसे शुगर केन है, ठीक है, सब्जियां हैं, इनको हम लोग तोड़ के स्टोर नहीं करते। अब कहोगे सर कुछ तो करते हैं, कुछ की बात हम जनरल व्यू में एग्जांपल ले रहे हैं। इनको तोड़ने के बाद तुरंत हम मार्केट में सेल कर देते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिए, जो कैश क्रॉप होती है जनरली फ्लेवर्ड के लिए होती है, ठीक है। वहीं फूड ग्रेन क्या होता है? पेट भरने के लिए होता है, जैसे चाय, कॉफी, रबड़, मसाले। अब ये थोड़ी मम्मी से बोलोगे कि मम्मी सुबह सुबह मुझे आधा किलो चाय पिला दो या हाफ लीटर चाय पिला दो, कोई नहीं पिलाएगा, ठीक है, क्योंकि हम फ्लेवर के लिए। अब ये नहीं बोलते हो चलो मम्मी आज 250 ग्राम गरम मसाले की सब्जी बनाते हैं, ये सब फ्लेवर के लिए था। तो क्या हो गया? एक तो हो गया फ्लेवर्ड के लिए होता है कैश क्रॉप ज्यादातर, और ये मार्केट में सेल करने के पर्पज से ग्रो करके, हार्वेस्ट करके तुरंत हम मार्केट में इनको सेल कर देते हैं। वहीं जो फूड ग्रेन होता है, इसको हम कंज्यूम करते हैं फूड के लिए, और इनको हम लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। चावल के बारे में एक लाइन भी कही जाती है, जो चावल जितना पुराना वो उतना अच्छा। कहते हैं ताऊ पुराना चावल है भाई, यानी अनुभवी, अच्छा, जो पुराना वो अच्छा, इसमें कहा गया है, ठीक है। तो समझ गए, ये कैश क्रॉप के लिए काफी अच्छी होती है। इस मिट्टी में आयरन ऑक्साइड और पोटास की क्वांटिटी ज्यादा होती है, लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा कम होती है। देख रहे हो, ये याद रखे। अब आपको ये चीज याद हो गई, हाँ सर ये बात तो आपने सही बोली कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्वांटिटी ज्यादा होती है। अब देखो, इससे रेनफॉल पता लग गया आपको, मिट्टियां पता लग रही है, क्रॉप पता लग रही है। ये मिट्टी जनरली कहां पाई जाएगी बताया मैंने आपको, जहां बारिश होगी। केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, असम, ये सभी एरिया होते हैं। देखो फसलें कौन सी कैश क्रॉप में? टी, कॉफी, रबड़, कोकोनट, स्पाइसेस, ये सभी होंगे। अब आते हैं एरिड सोइल। ये वेस्टर्न राजस्थान, ठीक है, में पाई जाती है। ये मिट्टी भूरे से लाल रंग तक होती है। ये कैसी होती है? ये सैंडी और सलाइन, और सलाइन मिट्टी क्या होती है? ये फर्टाइल नहीं होती है, ये उपजाऊ नहीं होती है, ठीक है। इसमें, इस मिट्टी में मॉइस्चर वगैरह नहीं होते, ह्यूमस नहीं होते बहुत ज्यादा, इसलिए फर्टाइल नहीं होती है, ठीक है। ये मेनली कहां पाई जाएगी? वेस्टर्न राजस्थान में। अब जब यहां पे आप सब कुछ कम कम पढ़ रहे हो तो अनाज भी कम होगा, इसीलिए राजस्थान में फूड ग्रेन प्रोडक्शन कम होता है। जो होते भी हैं वो ज्यादातर मोटे अनाज होते हैं, चना, ज्वार, ठीक है, ये सभी होते हैं मोटे अनाज, ये सभी चीजें होती हैं। देख रहे हैं, इससे हम लोग को रिलेट करके पढ़ रहे हैं। अब देखेंगे सलाइन, ठीक है, ननखारू मिट्टी। ये क्या होती है? देखो, मिट्टी के अंदर व्हाइट रंग के पैचेस पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन में हाई यील्ड जो सीड थे और जो पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर का हमने इस्तेमाल किया, उससे हमारी मिट्टी के अंदर जो रिएक्शन हुआ, उससे मिट्टी के अपर पार्ट में व्हाइट कलर की सॉल्टी लेयर इकट्ठा हो गई, ठीक है। इसीलिए इस मिट्टी को हम सलाइन कहते हैं। इसको कहते हैं ना,
बैड इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ऐसा नहीं कि ग्रीन रेवोल्यूशन के हमें खाली प्रोज है, कॉन्स नहीं है, ठीक है। इसके जितने प्रोज है उतने कॉन्स भी हैं, ठीक है। यानी जितने इसने फायदे दिए हैं उसके नुकसान भी है। इसीलिए हमें जब हम सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा कि जो गलतियां हमने फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन में स्टार्ट की और जो गलतियां की वो हम सेकेंड में नहीं करेंगे। ये मिट्टी ज्यादातर पश्चिमी गुजरात, पश्चिम बंगाल, सुंदरबन, ठीक है, राजस्थान, इन सब ये में पाई जाती है, ठीक है। क्योंकि आप देखो वहां पे जहां पे समुद्री पानी आ जाता है, जैसे रन ऑफ कच्छ, सुंदरबन डेल्टा, वहां पर ये मिट्टियां पाई जाती है। और साथ कर पंजाब हरियाणा देख लो, ये एरिया कौन सा है, ये ग्रीन रेवोल्यूशन वाला एरिया है, ठीक है। तो यहां भी है, ये ध्यान रखिएगा। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए इसमें पंजाब हरियाणा दे देगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यस में आएगा, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन से भी ये इंपैक्ट पड़ा है। अब आते हैं पीटी सॉइल, ठीक है, दलदली मिट्टी। ये मिट्टी वहां होती है जहां पर वर्षा अधिक होती है, आर्द्रता अधिक होती है। ये कौन सा एरिया होगा, ये होगा तराई रीजन। तराई रीजन कहां से होता है, अगर आपने हिमालयन माउंटेन पढ़ा है, जो शिवालिक के नीचे वाली बेल्ट है, ठीक है, वो पूरा हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड से लेकर ये सहारनपुर, बिजनौर होते हुए ईस्टर्न यूपी, बिहार तक जाते ही, ठीक है। यहां पर ये दलदली क्षेत्र होता है, स्वाम्पी एरिया होता है, तो यहां पे दलदली मिट्टी होती है। लेकिन ये मिट्टी शुगर केन प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपने देखा होगा जो इंडिया में शुगर केन की बेल्ट है, अगर हम यहां पे मैप बनाएं, तो आप देखोगे इस बेल्ट के अंदर यहां पर ये पूरा एरिया है, ये शुगर केन का एरिया है। यहां पे भाई हाईली फर्टाइल तो मिट्टी है, मॉइस्चर भी ज्यादा है, रेनफॉल भी ज्यादा है, और शुगर केन को चाहिए क्या, पानी चाहिए। 94% इसको पानी चाहिए होता है, इसलिए सिंचाई की सुविधा भी यहां मिल जाएगी आराम से, बरसात भी अच्छी है। तो ये काफी, इसीलिए यहां पर गन्ने का प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता है, यहाँ पे शुगर केन का प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता है, चीनी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। इसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा होते हैं, 40% तक होते हैं, इसलिए इस मिट्टी का रंग देखो लगभग ब्लैकिश होता है, ठीक है। ये बता देखो आ गया नॉर्दर्न बिहार आ गया, साउदर्न उत्तराखंड आ गया, ये जो बताया तराई रीजन, ठीक है। अब आता है फॉरेस्ट लैंड, ये फॉरेस्ट एरिया में पाया जाएगा, ये आप जानते ही हैं। यहां पर्याप्त वर्षा पाई जाती है, पहाड़ी एरियो में पाई। इस मिट्टी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो अभी तक ये क्वेश्चन नहीं आया है। कहीं आया हो तमिलनाडु के एग्जाम में, कहीं आया हो किसी उड़ीसा के एग्जाम में, तो नहीं पता। नॉर्मल जो नॉर्थ इंडिया और यूपीएससी के एग्जाम में अभी तक ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, क्योंकि इस पे कोई पॉइंट बनता नहीं। खेती यहां होती नहीं, केवल फॉरेस्ट लैंड होते हैं, उसको हम अलग से करेंगे जब हम वेजिटेशन चैप्टर करेंगे, ठीक है, बेफिक्र रहिए। अब आते हैं भाई, मिट्टियां तो हमने पढ़ ली, मिट्टी खराब क्यों होती है, सॉइल डिग्रेडेशन क्या होता है। देखो मिट्टी खराब हो जाती है जब मिट्टी की प्रजनन क्षमता यानी फर्टिलिटी डाउन हो जाती है, और मिट्टी में क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट की मात्रा कम हो जाती है। अब जाहिर सी बात है, जिस मिट्टी के अंदर ह्यूमस, फर्टिलिटी कम हो जाएगी, वो मिट्टी हमारे किस काम की। मैं आपको आगे जब मैं एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट कराऊंगा तो आप देखिएगा, उसमें मैं चैप्टर वाइज कराऊंगा। उसमें एक 12th क्लास की एनसीईआरटी का एक चैप्टर है जिसमें सॉइल और क्रॉप के टाइप है और फसलों के टाइप, फॉलो लैंड क्या होता है, ये सब क्या होता है, सब कराएंगे हम लोग, ठीक है।
आगे चलते हैं। सॉइल एरोजन क्या होता है, ठीक है, तो क्या लिखा है, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल बिलो। ध्यान रखें, जब मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है वो किसी भी कारण से, हवा से, पानी से उड़ जाए या बह जाए, तो उसी से क्या होता है, मिट्टी की हमारी पोषक तत्व बह जाते हैं, जिससे हमारी मिट्टी फर्टाइल नहीं होती है। धीरे धीरे वो लॉन्ग टर्म में बैरन लैंड में कन्वर्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, बैरन लैंड में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखेंगे, अब यहां पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इनको बोलते हैं क्या, हम लोग बोलते हैं गली एरोजन। देख रहे हैं, एक तरह की गलियां बन गई, देख रहे हैं पैचेस, ये गलियां बन गई हैं, ठीक है। और ये सीट एरोजन क्या होता है, जब मिट्टी की ऊपरी लेयर ही पूरी हट जाती है, ठीक है, उपजाऊ लेयर, ठीक है, टेक प्लेस ऑन द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल आफ्टर हैवी रेनफॉल, ठीक है। तो जब मिट्टी की ऊपरी लेयर हट जाएगी इसे बोलेंगे सीट एरोजन, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, गली एरोजन, ठीक है। गली एरोजन के लिए कौन सी नदी फेमस है, चंबल रीजन, ठीक है, चंबल नदी, ठीक है। चंबल के बीहड़ के आपने नाम सुने होंगे। ये सारे हमारे अपर्दन के पार्ट हैं। इसके कई फैक्टर होते हैं। एक तो होता है लो रेनफॉल, ठीक है, सॉइल के अपने कंपोजिशन होते हैं, ओवर ग्रेजिंग हो जाती है, हाईली केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना, पेस्टिसाइड यूज करना, तो कई सारे फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हम किसी एक फैक्टर को जिम्मेदार नहीं मान सकते। ये देखिए, चंबल के रिवाइंस इसके एग्जाम्पल है, बहुत अच्छे, ठीक है। इस वजह से हर साल भारत के अंदर लगभग 8000 हेक्टेयर हमारी सॉइल डिग्रेड हो रही है। सोचिए, नियर फ्यूचर में 2030-40 तक इंडिया के सामने फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा अगर हमने इसको कंजर्वेट नहीं किया तो, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चंबल के रेवाइंस बहुत फेमस है, चंबल बेसिन, ठीक है, क्योंकि वहां पे नदियों ने काट काट के ऐसी गलियां बना दी है, रेवाइंस बना दी है, ठीक है। इसको हम कई बार गली एरोजन भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, ध्यान इसको, ठीक है। इसके सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, वनों की कटाई, ओवर ग्रेजिंग है, ठीक है, लो रेनफॉल भी है। अब ये तो हो गया कमियां, भाई कमियों पे ही तो बात थोड़ी छोड़ देंगे, इसके उपाय भी तो होने चाहिए, ठीक है। वे फॉरवर्ड में हम क्या करेंगे इसमें, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। सॉइल कंजर्वेशन की कई सारी प्रोसेस है, ठीक है। सबसे बड़ी क्या है, मिट्टी की जो उर्वरता है, जो पोषक तत्व हैं, उनको हमेशा बनाए रखना है, ठीक है। इसको नष्ट नहीं होने, जैसे मिट्टी के अंदर जो सॉइल के अंदर मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर को एग्जॉस्ट होने से रोकना है हमें, ठीक है। इसके जो न्यूट्रिएंट पार्ट है उनको लॉस नहीं होने देना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो खेती करनी है, ठीक है, वो इस ढाल पे करना है, ठीक है। इससे ज्यादा करेंगे तो मिट्टी हमारी कट जाएगी। पहाड़ों पे क्या होता है, पहाड़ों पे ऐसी ढाल होती है, ये ढाल लगभग 45 डिग्री की होती है। इससे क्या होता है, हमें बहुत ज्यादा ऐसे ढाल पे करनी चाहिए जहां पे बहुत ज्यादा एरोजन ना हो। अभी हम देखेंगे, इसलिए हमें सीढ़ी नुमा खेतों की बात करनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं टेरेस फार्मिंग, उसको ज्यादा करना चाहिए, ठीक है। पहाड़ों की बात करें तो मिट्टी के पोषक तत्व को बनाए रखे, ओवर ग्रेजिंग से हमें बचना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन से बचना चाहिए, अफॉरेस्टेशन करना चाहिए, रिफॉरेस्टेशन। अभी आपके सामने टर्म्स आए होंगे, डिफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन। देखिए बहुत ध्यान से गया, डिफॉरेस्टेशन तो आप लोग जानते होंगे, जहां बहुत बड़े स्तर पे, ठीक है, ह्यूज अमाउंट में जब हम फॉरेस्ट लैंड को कट कर देते हैं तो उसे बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन क्या होता है, जहां पर पहले कभी जंगल रहे हों लेकिन हमने किसी वजह से जंगल को काट दिया हो, फिर हमें रियलाइज हुआ यार हमने गलत किया, जंगल को फिर से लगाना चाहिए,
तो जंगल को उस जमीन पे फिर से लगाना जहां पहले कभी जंगल थे लेकिन अब हमने हटा दिए, तो जब दोबारा जंगल लगाएंगे तो उसे बोलेंगे रिफॉरेस्टेशन। ठीक है, उसे बोलेंगे रिफॉरेस्टेशन। ठीक है, और अफॉरेस्टेशन क्या होता है, ध्यान रखेंगे, जहां दोबारा लगाएंगे जहां पहले थे लेकिन अब जंगल नहीं है फिर से लगाना, रियलाइज हुआ, उसे बोलेंगे रिफॉरेस्टेशन। और जहां पे जंगल कभी थे ही नहीं, ठीक है, वहां नए सिरे से जंगल लगाना, उन्हें बोलेंगे अफॉरेस्टेशन। फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, डिफॉरेस्टेशन मतलब काट देना, रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जहां जंगल पहले थे लेकिन बीच में हमने काट दिए, फिर हमें रियलाइज हुआ कि जंगल होने चाहिए, दोबारा लगाए गए, रिफॉरेस्टेशन। जहां जंगल को बिल्कुल नए सिरे से लगाते हैं, जहां पहले कभी फॉरेस्ट लैंड थे ही नहीं, ठीक है, ठीक है, तो वहां बोलेंगे हम लोग अफॉरेस्टेशन। अब मान लीजिए किसी रेलवे ट्रैक के आसपास शहर कभी जंगल थे ही नहीं तो हमने लगा दिया, उसे बोलेंगे अफॉरेस्टेशन। अब किसी जंगल को हमने काट दिया, फिर से जंगल वहां लगा दिया आसपास, पोल्यूशन बढ़ते, तो उसे बोलेंगे हम लोग रिफॉरेस्टेशन। जंगल को काट देना, डिफॉरेस्टेशन। चलते हैं आगे। देखो इसमें बता दिया मैंने, ओवर ग्रेजिंग होगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम अलग से पढ़ेंगे जब एग्रीकल्चर चैप्टर पढ़ेंगे। यहां हल्का ब्रीफ कर देता हूं कि जंगल में किसी जमीन को हम काट लेते हैं, पेड़ों को, उनकी पत्तियों को सुखा के जला देते हैं, पत्तियों को की राख को मिट्टी मिला देते हैं क्योंकि मिट्टी में होती है पोटास, वो हाईली फर्टाइल होती है, उसी में ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, इसमें केमिकल फर्टिलाइज और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं होता है। 2 से 3 साल खेती करते हैं और उसके बाद मिट्टी की फर्टिलिटी डाउन हो जाती है क्योंकि हम केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। फिर हम क्या करते हैं, इस जमीन को छोड़कर हम न्यू फॉरेस्ट लैंड में चले जाते हैं। इसे बोलते हैं हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये इस समय सबसे ज्यादा इंडिया में कहां होती है, मिजोरम राज्य में होती है। कहां पर, मिजोरम में। और मजेदार बात देखिए, इंडिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट लैंड भी मिजोरम में ही है, ठीक है। और देखो सॉइल के कंजर्वेशन के लिए एक इंस्टीट्यूट भी है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहां पर है, कोई बताएगा? ये है जोधपुर राजस्थान। कहां पर है, जोधपुर राजस्थान। अब देखो डिग्रेडेशन के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है, देखो इसमें कौन कौन से फैक्टर जिम्मेदार हैं, कीटनाशक का, पेस्टिसाइड्स का अधिक इस्तेमाल करना, डिफॉरेस्टेशन हो गया, ओवर ग्रेजिंग हो गया, फ्लड्स हो गए, लैंडस्लाइड हो गई, रेन वॉश, पूरी मिट्टी की मिट्टी परत बह गई, ये सब फैक्टर हैं। अब इन्हीं को हम कम कर देंगे तो ये उपाय हो जाएंगे। अब ये कुछ टर्म्स हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, जो मैंने एनसीईआरटी से पिक किए हैं। ये क्या है, ये पहला है मल्चिंग। इसको ज्यादातर टर्म्स को आप लोग इंग्लिश में ही लर्न कीजिएगा तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी में ट्रांसलेशन में कई बार गलतियां होती हैं, मेरी नहीं, एग्जाम में भी, क्योंकि गूगल से ट्रांसलेट करते हैं। इसलिए आपके लिए बेस्ट वे बता रहा हूं कि इसके कीवर्ड इंग्लिश में कर लीजिए। मल्चिंग क्या होता है, जब हम किसी न्यू प्लांट को लगाते हैं तो उसके आसपास क्या होता है, मॉइस्चर को कंटेन करने के लिए हम उसके आसपास ऑर्गेनिक मटेरियल की एक लेयर इकट्ठा कर देते हैं। जैसे छोटा बच्चा जब घर में पैदा होता है, चाहे वो मई मंथ में पैदा हो चाहे वो दिसंबर में, हम उसे कंबल में लपेट के रखते हैं कि छोटे बच्चे जैसा ही होता है प्लांट, वो किसी मौसम में लगाए, उसको शुरू में केयर करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आगे चलते हैं, कंटूर बैरियर, ऐसे ऐसे पैचेस में बैरियर करते हैं ताकि इस की कमी इस खेत में ना पहुंचे, इसकी कमी ये इस खेत में ना पहुंचे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ठीक है, देखिए
इसमें अवरोध पैदा करते हैं, मेड़ बनाते हैं, ठीक है, ताकि इस खेत का पानी और मिनरल इसमें ना जाए। आपने खेतों में मेड़ बने देखे होंगे, एक तरह का मेड़ होता है खेतों का, ये आप जानते होंगे। अब देखिए रॉक डैम क्या होता है, ये पहाड़ी क्षेत्र में होता है, कहीं भी जहां पे पानी कमी होती है, पत्थर लगा लगा के हम पानी को इकट्ठा कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, और उस मौसम में, उस कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं जब वाटर की स्कैरसिटी होती है, कमी होती है, ठीक है। एक होता है टेरेस फार्मिंग, सीढ़ी नुमा खेती, ये ज्यादातर माउंटेन एरिया में होते हैं, इसको हिंदी में वेदिका खेती बोलते हैं। मल्टीपल टाइम ये पूछा गया है, पहाड़ों पे जो खेती, क्योंकि अगर हम इस स्लोप पे खेती करेंगे तो सब कुछ ड्रेन आउट हो जाएगा, बह जाएगा, ठीक है, इसलिए हम इसको स्टेप टाइप की खेती करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग टेरेस फार्मिंग भी बोलते हैं, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। बच्चों कुछ क्वेश्चन है आप लोग के लिए, ये बहुत सिंपल एनसीईआरटी टाइप के क्वेश्चन है, और आगे मैं जब कराऊंगा तो यूपीएससी टाइप के भी क्वेश्चन आप लोग को लेके आऊंगा, ठीक है। ये स्टेट पीसेस में ज्यादा पूछे जाते हैं, पढ़िए क्वेश्चन आप लोग, ठीक है, बताइए। बिल्कुल सही होगा, सॉइल टेक्सचर के वजह से क्या होगा, इसके कणों का वितरण होता है, बताया था मैंने आप लोग को, बिल्कुल। ब्लैक सॉइल का और क्या नाम है, ये अभी बताया था मैंने, ये तो आप आराम से कर लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है आप लोग के लिए, ये मैंने एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनाया। अभी ये सिंपल क्वेश्चन है ना, पहले स्टेप पे ही परमाणु बम से, ठीक है, हाइड्रोजन बॉम्ब से अटैक नहीं होता, धीरे धीरे टफ करेंगे आप लोग के लिए। हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेगुर सॉइल, बताया था मैंने। चलो इसको हम देख लेते हैं। हाँ, सबसे ज्यादा एरिया में कौन सी सॉइल पाई जाती है, ये बहुत सिंपल है, एलुवियल सॉइल, ठीक है, एलुवियल सॉइल पाई जाती है। कौन ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करता है, लूज करता है, अर्थवॉर्म करता है, यानी केचुआ करता है, किसानों का मित्र कहते हैं इसको, ठीक है। कौन डिटरमाइन करता है सॉइल की थिकनेस को, मोटाई को, मिट्टी की मोटाई को कौन डिसाइड करता है, तो डेफिनेटली टाइम करता है। मैंने कहा था हंड्रेड्स ऑफ ईयर में क्या होता है, 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल बनती है। तो चलिए बच्चों, ये थी आज की क्लास, होपफुली आपको मजा आया होगा, कुछ सीखने में मिला होगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो सभी लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और जो नए बच्चे होंगे बेल आइकन जरूर दबा देंगे, ताकि हमारी इस टाइप की वीडियो जो भी अपलोड हो वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आगे मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कराऊंगा, जिसमें मैं आप लोग को एग्रीकल्चर कराऊंगा, रिवर सिस्टम कराऊंगा मैं आप लोग को, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कराऊंगा, इंडस्ट्री करा दूंगा। ये सारे टॉपिक आपको लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, और बता दूं आप लोग का फीडबैक काफी शानदार आ रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। सभी लोग लाइक जरूर कीजिएगा।